हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दीपक नर्सिंग कलेक्शन पर। हम बात कर रहे थे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के टॉपिक पर। पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था ब्लड ट्रांसफ्यूज़न क्या होता है, क्या पर्पस है और कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो हम ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं एक पेशेंट को। आज हम बात करते हैं प्रोसीजर क्या है और कॉम्प्लिकेशंस क्या है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के। प्रोसीजर है 3 स्टेप्स में पूरा होएगा प्रोसीजर। 3 स्टेप्स हम यूज़ करेंगे। पहला स्टेप है कलेक्शन एंड स्टोरेज, दूसरा है क्रॉस मैचिंग और तीसरा है कलेक्ट आर्टिकल एंड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। तो पहला स्टेप की बात करें अगर हम, तो कलेक्शन एंड स्टोरेज होता है। कलेक्शन, हम जो डोनर ब्लड डोनेट करता है उससे कलेक्ट करते हैं और स्टोर करते हैं ब्लड को। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं एक डोनर के, तो उसका हीमोग्लोबिन है वो 12.5 से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ 12 है लेकिन 12.5 हो तो राइट आंसर रहेगा वो। 12.5 ग्राम पर डीएल से ज़्यादा होना चाहिए, वो ब्लड डोनेट कर सकता है। जिसकी एज 18 से 65 साल हो, एक हेल्दी पर्सन, वो ब्लड डोनेट कर सकता है। जिसका वेट, मिनिमम क्राइटेरिया की बात करें, मिनिमम एवरेज वेट की बात करें तो 45 से 50 केजी हो। 45 हम फीमेल के लिए लेते हैं, मिनिमम क्राइटेरिया होता है, मिनिमम वेट होना चाहिए 45 केजी और मेल का मिनिमम वेट होना चाहिए 50 केजी, वो भी ब्लड डोनेट कर सकता है। अमाउंट ऑफ डोनेशन की बात करें तो एक डोनर लगभग 400 से 450 ml ब्लड डोनेट कर सकता है। कौन कौन सी इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है जो हम ब्लड, जो डोनर देता है, जो ब्लड बैग होता है उसमें चेक करते हैं। तो 5 इन्फेक्शियस डिजीज़ हम चेक करते हैं ब्लड के अंदर। पहली है HIV, दूसरी है हेपेटाइटिस बी, तीसरी है हेपेटाइटिस सी, चौथी है मलेरिया और पांचवी है सिफिलिस। यहाँ पर बात करें मलेरिया की, तो एक बार मलेरिया होने पर लगभग 5 साल तक ब्लड डोनेट नहीं करना होता, ब्लड डोनेट नहीं करते 5 साल तक। हेपेटाइटिस सी जो होता है वो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करने के बाद अगर मोस्टली जो इन्फेक्शन होता है वो हेपेटाइटिस सी होता है। और भी अदर डिजीज़ होती हैं जो हम चेक करते हैं, जिसमें हम टीबी, जॉइंडिस और डायबिटीज़ को भी लेते हैं। अगर जॉइंडिस पैथोलॉजिकल है और वो हो गया है एक बार, तो लाइफ में या लाइफ लॉन्ग जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेशन हो जाता है, ब्लड डोनेट नहीं कर सकता वो पेशेंट कभी भी, क्योंकि उसमें आरबीसी का साइज चेंज हो जाता है, आकार चेंज हो जाता है। तो इसलिए जॉइंडिस के पेशेंट, जो पैथोलॉजिकल जॉइंडिस है, उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है ब्लड डोनेट करना। आगे हम बात करते हैं ब्लड डोनर कितने टाइप के होते हैं। तो ब्लड डोनर 3 टाइप के होते हैं। एक डेजिनेटेड होता है, एक ऑटोलोगस होता है और तीसरा होता है ब्लड साल्वेज। डेजिनेटेड डोनर जो होता है वो मोस्ट कॉमन टाइप का डोनर होता है। इसमें जो पेशेंट होता है वो खुद सेलेक्ट करता है अपना डोनर, जिसमें हम फ्रेंड ले सकते हैं, रिलेटिव ले सकते हैं या अननोन पेशेंट भी हो, वो भी डेजिनेटेड डोनर में ही आता है। ऑटोलोगस डोनर की बात करें तो वह ने पेशेंट डोनेट करे ब्लड फॉर सेल्फ, दैट इज़ नोन एज ऑटोलोगस। अपने खुद के लिए ब्लड डोनेट करता है एक पेशेंट, तो उसको हम ऑटोलोगस डोनर बोलते हैं। जैसे किसी सर्जरी के अंदर अपने को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है तो उस पेशेंट को बता दिया जाता है कि ऐसे ब्लड की आवश्यकता होगी। अगर वो अपना ब्लड डोनेट करना चाहता है तो वो उस सर्जरी से 5 दिन पहले अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। सर्जरी के बाद में हम ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ कर देते हैं उसी पेशेंट को जिसने अपना ब्लड डोनेट किया है, तो उसको हम ऑटोलोगस बोलते हैं। तीसरा टाइप होता है ब्लड साल्वेज। कभी कभी क्या होता है, ब्लड को वेसल से रिमूव कर लिया जाता है या ब्लीडिंग हो रही है तो हम उस ब्लड को कलेक्ट कर लेते हैं, उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं और दोबारा से रीट्रांसफ्यूज़ कर दिया जाता है उसी पेशेंट के अंदर, तो उसको हम ब्लड साल्वेज बोलते हैं। यहाँ डोनेट नहीं कर रहा, यहाँ पर हम कलेक्ट कर रहे हैं ब्लड वेसल से और उसके बाद में प्यूरिफाई कर रहे हैं ब्लड को और वापस रीट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम ब्लड साल्वेज बोला जाता है। अगला प्रोसीजर है क्रॉस मैचिंग। पहला था कलेक्शन एंड स्टोरेज, दूसरा प्रोसीजर का स्टेप है क्रॉस मैचिंग। क्रॉस मैचिंग में हम जो डोनर है और जो रिसीव करने वाला है ब्लड को, उन दोनों के ब्लड को मैच करते हैं, ब्लड ग्रुप देखते हैं और RH फैक्टर देखते हैं। ब्लड ग्रुपिंग में हम A, AB, B एंड O
ब्लड ग्रुप के बारे में देखा जाता है और आरएच फैक्टर के बारे में, पॉजिटिव या नेगेटिव आरएच फैक्टर प्रेजेंट है या एब्सेंट है उसके बारे में देखा जाता है। यहाँ हम बात करें यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, तो ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है क्योंकि इसके अंदर एंटीजन एब्सेंट रहते हैं। यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन होता है, जो रिसीव कर सकता है हर ब्लड को, हर टाइप के ब्लड को, वो ए बी पॉजिटिव होता है क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी एब्सेंट रहती है। अगला स्टेप की बात करें प्रोसीजर के, तो कलेक्ट आर्टिकल एंड ट्रांसफ्यूज होता है। अब हमें आर्टिकल्स को कलेक्ट करना है, देन ट्रांसफ्यूज करना है। तो आर्टिकल्स में हम बीटी सेट लेते हैं, जो एक मैक्रो ड्रॉप होता है, वो हम यूज़ करते हैं। बीटी सेट के अंदर इनलाइन फिल्टर होता है, जो फॉरेन बॉडी या कोई भी क्लॉट होता है उसको ट्रैप कर लेता है, रोक लेता है वो फिल्टर। उस फिल्टर को हम मर्फी चैम्बर बोलते हैं। उस फिल्टर का जो साइज होता है, जो उस फिल्टर के अंदर पोर होते हैं, छेद होते हैं, उनका साइज जो होता है वो 40 mm होता है। हमेशा नया बीटी सेट लेना है जब हर यूनिट हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना हो। जब अलग अलग यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना हो तो हमें अलग अलग बीटी सेट लेना होता है। नॉर्मल सेलाइन की आवश्यकता होती है क्योंकि वहाँ पेटेंसी मेंटेन करनी होती है आईवी लाइन की पेटेंसी ओपन करना होता है। प्रोसीजर के पहले भी हम नॉर्मल सेलाइन यूज़ करते हैं, प्रोसीजर के बाद में भी हम नॉर्मल सेलाइन यूज़ करते हैं क्योंकि पेटेंसी को मेंटेन करना होता है आईवी लाइन की। कैनुला की बात करें तो 18 गेज का कैनुला होता है, ग्रीन कलर का कैनुला हम यूज़ करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए। आईवी स्टैंड यूज़ लेते हैं जिसकी हाइट जो है वो 18 to 24 इंच होनी चाहिए। हाइट जो है 18 to 24 तक उसकी होनी चाहिए आईवी स्टैंड की। टोर्निक्वेट होता है, टोर्निक्वेट 6 सेंटीमीटर अबव फ्रॉम साइट हम यूज़ करते हैं। जब भी कैनुला यूज़ करना हो अपने को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए तो टोर्निक्वेट की आवश्यकता होती है। तो उस टोर्निक्वेट को जिस साइड पे कैनुला यूज़ करते हैं उस साइड से लगभग 6 सेंटीमीटर ऊपर टोर्निक्वेट अप्लाई करते हैं। साइट फॉर कैनुलेशन की बात करें तो अडल्ट के अंदर फोराम यूज़ करते हैं, जो मोस्ट कॉमन साइट होती है, फोराम हम यूज़ करते हैं। न्यूबॉर्न या नियोनेट की बात करें तो अम्ब्लाइकल वेन यूज़ करते हैं। अगर यहीं पे पूछ लिया जाए कि न्यूबॉर्न या नियोनेट के अंदर आईवी थेरेपी के लिए कौन सी वेन यूज़ करते हैं, तो वहाँ इंटीरियर स्काल्प वेन मोस्ट कॉमन यूज़ करते हैं, इंटीरियर स्काल्प वेन होती है। जबकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए अम्ब्लाइकल वेन यूज़ करते हैं। तो ये थी कैनुलेशन की साइट। अब स्टेप क्या है, कैसे हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। तो पहली स्टेप है ब्लड डिमांड सेट बाय डॉक्टर इन ब्लड बैंक। ब्लड बैंक के अंदर डिमांड सेट करनी होती है डॉक्टर के द्वारा। एक फॉर्म भरा जाता है, उस फॉर्म के अंदर आइडेंटिटी लिखी जाती है पेशेंट की, ब्लड ग्रुपिंग लिखा जाता है पेशेंट का, और कितने यूनिट ब्लड चाहिए ये भी मेंशन किया जाता है। तो डिमांड सेट की जाती है डॉक्टर के द्वारा ब्लड बैंक के अंदर। आफ्टर कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम ब्लड बैंक विदिन 30 मिनट स्टार्ट द ट्रांसफ्यूजन। जब ब्लड बैंक से ब्लड कलेक्ट कर लिया जाता है तो उसके 30 मिनट के अंदर अपने को ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना होता है। ब्लड पैकेट शुड बी चेक बाय 2 रजिस्टर्ड नर्स बिफोर ट्रांसफ्यूजन। ट्रांसफ्यूजन करने से पहले 2 रजिस्टर्ड नर्स जो होती है उस ब्लड पैकेट को या उस ब्लड बैग को चेक करती है। पहली जो नर्स होती है रजिस्टर्ड नर्स, वो उसकी आइडेंटिटी चेक करती है, पेशेंट की आइडेंटिटी और ब्लड बैग की आइडेंटिटी को मिलाती है, वही होना चाहिए जो फॉर्म में लिखा गया था। और दूसरी जो नर्स है वो एक्सपायरी डेट चेक करती है ब्लड सेल्स की। नर्स चेक द वाइटल साइन ऑफ पेशेंट बिफोर हैंग द ब्लड ऑन आईवी स्टैंड। आईवी स्टैंड पर ब्लड को टांगने से पहले वाइटल साइन चेक करती है। यदि वाइटल साइन नॉर्मल है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट कर देती है। अगर वाइटल साइन में फ्लक्चुएशन है, फीवर आ रहा है, तो हम डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं, ब्लड को वापस ब्लड बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के साथ में। और ब्लड कोई भी मेडिसिन जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब करी है वो एडमिनिस्टर करेंगे और उसके 30 से 60 मिनट के बाद में हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करेंगे। तो वाइटल साइन देखना ज़रूरी है। शुरू के 15 मिनट में स्लो ट्रांसफ्यूजन रखना है क्योंकि रिस्क हो सकता है हीमोलाइटिक रिएक्शन या ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का। उसके बाद में हम नॉर्मल कर सकते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि शुरू के 15 मिनट 10 से 20 ड्रॉप होनी चाहिए
और उसके बाद में 15 मिनट के बाद में 25 से 40 ड्रॉप पर मिनट हम रख सकते हैं। हर 30 मिनट के इंटरवल में वाइटल साइन चेक करना है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम वाइटल साइन चेक करते हैं। अब बात करते हैं क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कर रहे हैं तो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो दो टाइप के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, एक इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन होता है और एक डिले कॉम्प्लिकेशन होता है। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन या तो प्रोसीजर के दौरान होगा या फर्स्ट 24 आवर के अंदर होगा। जैसे हमने पहले 24 घंटे के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किया, कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है तो उसको इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो हीमोलाइटिक रिएक्शन हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, हाइपरकैलेमिया हो सकता है, सर्कुलेटरी ओवरलोड हो सकता है और सेप्टिसीमिया हो सकता है। डिले कॉम्प्लिकेशन हो सकता है आयरन ओवरलोड और हीमोलाइटिक जॉइंडिस। तो पहला हम बात करते हैं हीमोलाइटिक रिएक्शन, जिसको हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों होता है? क्योंकि कभी कभी एनाफाइलेक्ट्रिक रिएक्शंस हो जाती है, एलर्जी रिएक्शन हो जाती है, जिससे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, जो मिसमैच ब्लड होता है उसके अंदर हो सकती है। तो ये थे कारण। साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा? लोकल साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, जहाँ पे अपन ने कैनुला अप्लाई किया है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जहाँ से चल रहा है वहाँ के सिम्टम्स की बात करें तो इचिंग हो सकता है, अर्टिकेरिया हो सकता है और हाइव्स हो सकता है। ये तीनों लोकल सिम्टम्स हैं। अर्टिकेरिया रेसेस होते हैं, वहाँ पे रेड रेसेस हो जाएंगे। हाइव्स लो एडिमा होता है, हल्की एडिमा आएगी वहाँ पे। अगर सिस्टेमिक सिम्टम्स की बात करें तो हेडेक हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, हीमोग्लोबिन यूरिया हो सकता है, फीवर हो सकता है और हाइपोटेंशन हो सकता है। ये सिस्टेमिक सिम्टम्स हैं। मैनेजमेंट क्या होएगा इसका? इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट है, प्रायोरिटी वाइज मैनेजमेंट है। एक एक पॉइंट मैंने प्रायोरिटी से लगा रखा है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगी, जैसे ही हीमोलाइटिक रिएक्शन के सिम्टम्स आते हैं स्टॉप करना है, प्रोसीजर को रोक देना है, बिल्कुल बंद कर देना है। आईवी लाइन को ओपन करना है एनएस से, एनएस पुश करना है आईवी लाइन के अंदर, पेटेंसी देखनी है उसकी, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। उसके बाद डॉक्टर अगर एविल और डेक्सोना प्रेस्क्राइब करता है तो एडमिनिस्टर करना है उसको। अगर यहाँ पे डेक्सोना जो है, डेक्सामेथासोन, वो इफ़ेक्टिव नहीं होता है तो हम डेक्सोना की जगह हाइड्रोकोर्टिसोल ले सकते हैं। 100 mg हाइड्रोकोर्टिसोल हम उसको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। यूरिन और ब्लड कलेक्ट करना है कल्चर के लिए। बीटी सेट को लेबोरेटरी में भेजना है कल्चर टेस्ट के लिए। ब्लड को वापस से डॉक्यूमेंटेशन के साथ में ब्लड बैंक में भेजना है। और उसके बाद में 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन के अंदर जो ब्लड था, जो ब्लड ख़राब था, जिससे हीमोलाइटिक रिएक्शन हुई है, उसको डिस्कार्ड करना है 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन के अंदर। तो ये था मैनेजमेंट हीमोलाइटिक रिएक्शन का। अगला कॉम्प्लिकेशन होता है हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया डिक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल बिलो द नॉर्मल। जो नॉर्मल लेवल होता है कैल्शियम का, उससे अगर कम हो जाए तो उसको हाइपोकैल्सीमिया बोलते हैं। नॉर्मल लेवल 8.6 to 11 mg/dl होता है, पर 100 ml ब्लड के अंदर होता है 8.6 से 11 mg। ये होता क्यों है? क्योंकि साइट्रेट होता है, प्रिजर्वेटिव एजेंट होता है जो ब्लड के अंदर मिलाया जाता है, जो क्लॉट बनने से रोकता है साइट्रेट। उसकी टॉक्सिसिटी की वजह से कैल्शियम की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, तो उसकी वजह से कैल्शियम की कमी, तो हाइपोकैल्सीमिया होएगा। क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? साइन एंड सिम्टम्स, कैल्शियम की कमी की वजह से टिटेनी लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं, जिसमें मसल स्पाज्म हो सकता है। वोस्टेक साइन आता है। वोस्टेक साइन जो फेस होता है उसका स्पाज्म होता है, फेशियल स्पाज्म बोलते हैं उसको, ठीक है। फेशियल मसल का स्पाज्म होता है जिसको वोस्टेक साइन बोलते हैं। ट्राउजी साइन होता है, वो फोर आर्म का स्पाज्म होता है। ट्राउजी साइन को कंफर्म कर सकते हैं हम जब ब्लड बीपी का, ठीक है, ब्लड प्रेशर का कफ हम यूज़ करते हैं, बीपी कफ यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे स्पाज्म होएगा फोर आर्म की मसल्स का, तो वो कंफर्म हो सकता है ट्राउजी साइन ही है। इसके अलावा नमनेस हो सकता है, क्योंकि कैल्शियम जो है नर्व के इम्पल्सेस के लिए भी आवश्यक होता है,
तो यहाँ पे कैल्शियम है नहीं, तो नमनेस हो सकता है। क्या मैनेजमेंट रहेगा कैल्शियम की कमी के बाद? मैनेजमेंट रहेगा ट्रांसफ्यूजन को स्लो करना है, जिससे साइट्रेट कम जाएगा बॉडी के अंदर। साइट्रेट कम जाएगा तो साइट्रेट की टॉक्सिसिटी कम होगी। टॉक्सिसिटी कम होने से कैल्शियम की कमी भी कम होगी। डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, उसके बाद एडमिनिस्टर करना है कैल्शियम ग्लूकोनेट, क्योंकि डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा कैल्शियम ग्लूकोनेट को। यहाँ पे कैल्शियम ग्लूकोनेट की डोज याद रखनी है। एक जो कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है वो 1 ml डाइल्यूट करते हैं हम 10 ml NS के अंदर, और फिर 100 ml ब्लड के अंदर उसको लगा देते हैं। यहाँ पे लगभग 350 ml हम ब्लड यूज़ करते हैं, तो 300 ml उसमें ब्लड होता है और 50 ml जो होता है प्रिजर्वेटिव एजेंट होता है। तो लगभग 3 ml हम कैल्शियम ग्लूकोनेट यूज़ करते हैं, 30 ml NS के अंदर उसको डाइल्यूट करते हैं और फिर पेशेंट को एडमिनिस्टर कर देते हैं। तो ये था मैनेजमेंट हाइपोकैल्सीमिया का ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगला है सर्कुलेटरी ओवरलोड। सर्कुलेटरी ओवरलोड कार्डियक ओवरलोड भी बोलते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी ट्रांसफ्यूज करने से, रैपिड ट्रांसफ्यूजन करने से ब्लड का कार्डियक ओवरलोड हो जाता है। तो वो एक प्रॉब्लम है, एक कॉम्प्लिकेशन है। सर्कुलेटरी ओवरलोड रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से होता है ये। क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे? सारे साइन एंड सिम्टम्स पल्मोनरी सिम्टम्स ही आएंगे, लंग से रिलेटेड सिम्टम्स आएंगे। तो पहला है पल्मोनरी एडिमा होएगा, डिस्निया होएगा, क्रैकल साउंड आएगा लंग्स के अंदर। पल्मोनरी एडिमा की वजह से आता है क्रैकल साउंड। कफिंग होएगी, पिंक कलर का स्पुटम जिसको हिमोप्टाइसिस बोलते हैं। स्पुटम के अंदर ब्लड होता है। जुगुलार वेन का डिस्टेंशन होएगा, जुगुलार वेन का डिस्टेंशन क्योंकि ओवरलोड हो रहा है, जो नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है, उसकी वजह से भी बाउंडिंग पल्स और जुगुलार वेन का डिस्टेंशन हो रहा है। जुगुलार वेन का डिस्टेंशन कैसे एक्यूरेसी का पता लगेगा कि जुगुलार वेन का डिस्टेंशन है? तो हम पेशेंट का जो बेड का हेड एंड है उसको 30 डिग्री पे एलिवेट करेंगे तो जुगुलार वेन का डिस्टेंशन हो जाएगा, फैल जाएगी जुगुलार वेन। बाउंडिंग पल्स की बात करें तो फुल वॉल्यूम या फोर्सफुल पल्स आती है स्ट्रोक वॉल्यूम के बढ़ने से। नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml होता है, इससे ज़्यादा आएगा क्योंकि सर्कुलेटरी ओवरलोड है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। क्या मैनेजमेंट रहेगा इसका? मैनेजमेंट में रहेगा स्लो ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन को धीरे कर देना है ताकि सर्कुलेटरी ओवरलोड ना हो। अगर उसको डिस्निया है, पल्मोनरी एडिमा है, तो फाउलर्स पोजीशन प्रोवाइड करो, रिड्यूस होएगी डिस्निया और पल्मोनरी एडिमा और डिस्निया दोनों रिड्यूस होंगे। डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, एडमिनिस्टर करना है ऑक्सीजन एंड एडमिनिस्टर करना है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स यूज़ करने से जो वॉल्यूम है जो ओवरलोड हुआ है वो यूरिन के थ्रू वापस निकल जाएगा बाहर। तो डायूरेटिक्स हम इंस्टेंट डायूरेटिक्स यूज़ कर सकते हैं जिसको हम फुरोसेमाइड बोलते हैं, लेसेक्स बोलते हैं, तो डायूरेटिक्स यूज़ कर सकते हैं। अगला कॉम्प्लिकेशन है हाइपरकैलेमिया, इंक्रीज सीरम पोटेशियम लेवल अबव द नॉर्मल। नॉर्मल लेवल से अगर सीरम पोटेशियम लेवल बढ़ जाता है तो उसको हम हाइपरकैलेमिया बोलते हैं। नॉर्मल की बात करें तो 3.5 to 5.2 मिली इक्वल पर लीटर होता है पोटेशियम का लेवल। पोटेशियम सेल के अंदर पाया जाता है। होता क्यों है हाइपरकैलेमिया? ड्यू टू आरबीसी डिस्ट्रक्शन इन ओल्ड स्टोरेज ब्लड। जो ब्लड हम जो डोनेट करके गया है वो ओल्ड स्टोरेज है, पहले से इसको स्टोर करके रखा है, उसके अंदर आरबीसी होती है, वो डिस्ट्रक्ट हो जाती है और आरबीसी के अंदर पोटेशियम होता है। तो आरबीसी जो डिस्ट्रक्ट हुई है, जिसका जो ख़त्म हो गई आरबीसी, उसके अंदर पोटेशियम होता है, तो वो पोटेशियम ब्लड के अंदर आ जाता है और लेवल उसका बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से हाइपरकैलेमिया होता है। क्या सिम्टम्स आएंगे इसके? एरिथमिया हो सकता है, वीकनेस हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है, एब्डोमिनल क्रैम्प हो सकता है और डायरिया हो सकता है। मैनेजमेंट क्या रहेगा? वही है, स्लो करना है ट्रांसफ्यूजन को, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। डॉक्टर एक केक्जिलेट एनीमा एडमिनिस्टर करने को बोलेगा, वो अपने को एडमिनिस्टर करना है। केक्जिलेट एनीमा सोडियम पॉलीस्टाइरीन सल्फेट होता है जो पोटेशियम को बाहर निकाल देता है बॉडी से।
ठीक है, तो हम कैक्सिलेट एनीमा यूज़ कर सकते हैं। इसका दूसरा नाम पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। इसका दूसरा नाम है सोडियम पॉलीस्टाइरीन सल्फोनेट होता है, जिसको हम कैक्सिलेट एनीमा बोलते हैं। अगला कॉम्प्लिकेशन एंड लास्ट कॉम्प्लिकेशन है आयरन ओवरलोड। आयरन ओवरलोड रिकरेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से होता है। बार बार अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो आयरन का ओवरलोड हो जाता है, बॉडी के अंदर आयरन अकुमुलेट हो जाता है। ये डिले कॉम्प्लिकेशन होता है, इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। 24 आवर के अंदर इसका पता नहीं लगता, लेकिन अगर 24 आवर के बाद में पता लगता है तो वो आयरन ओवरलोड एंड डिले कॉम्प्लिकेशन होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे इसके? कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है और डायरिया हो सकता है। ये इसके साइन एंड सिम्टम्स आएंगे आयरन ओवरलोड के। मैनेजमेंट क्या रहेगा? ट्रांसफ्यूजन स्लो करना है ताकि आयरन का ओवरलोड ना हो ज़्यादा। इफ पेशेंट है वोमिटिंग, यदि पेशेंट को वोमिटिंग हो रही है ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन तो हमें ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करना है और पेशेंट को साइडलाइन पोजीशन प्रोवाइड करनी है। अगर वोमिटिंग नहीं होती है तो केवल स्लो करना है ट्रांसफ्यूजन। अगर वोमिटिंग हो रही है तो ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करना है और पेशेंट को साइडलाइन पोजीशन प्रोवाइड करनी है ताकि वोमिट जो है एस्पिरेट ना हो पेशेंट में। फिर डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है और डॉक्टर जो है डेस्फेरोक्सामाइन को एडमिनिस्टर करने के लिए बोलेगा, प्रेस्क्राइब करेगा डेस्फेरोक्सामाइन। आईवी या सबक्यूटेनियस हम इसको लगा सकते हैं, क्योंकि डेस्फेरोक्सामाइन जो होता है वो एंटीडोट होता है, आयरन का एंटीडोट होता है डेस्फेरोक्सामाइन। तो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है, एडमिनिस्टर करता है, प्रेस्क्राइब करता है डेस्फेरोक्सामाइन, तो अपने को एडमिनिस्टर करना होता है। ये था अपना टॉपिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या था, प्रोसीजर क्या है उसका और कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।